हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति मीना। आज की क्लास में हम बैक्टीरिया के ऊपर देखेंगे कि बैक्टीरिया की संरचना, उसका प्रजनन, वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखते हैं इसके ऊपर पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो किस प्रकार से हो सकते हैं। देखते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट है इसका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आंतरिक चित्र की सहायता से जीवाणु कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला है इसमें बैक्टीरिया कोशिका की संरचना तथा पोषण की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। अगला इसमें जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार के पोषणों को समझाइए। इसके अलावा है इसमें पोषण के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जीवाणु कोशिका की संरचना, जीवाणु कोशिका का पोषण किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर सूक्ष्म टिप्पणी लिखनी है। अगला है जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन पर निबंध लिखिए। अगला है इसमें जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन पर निबंध लिखिए। अगला है इसमें पराक्रमण या ट्रांसडक्शन और रूपांतरण में अंतर लिखिए। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये जो भी उपरोक्त क्वेश्चन है इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं कि जीवाणुओं का क्या महत्व है, हमारे जीवन में क्या है, कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं इसका आंसर। प्राप्ति है स्थान, वो कहाँ पाए जाते हैं और कैसे दिखते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। प्राप्ति एवं स्थान। जीवाणु या बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं जो वायु, जल, मिट्टी, पौधे तथा प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। ये गर्म स्थानों में 78 डिग्री सेल्सियस तथा ठंडे स्थानों पर -19 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जीवित रहते हैं। कुछ जीवाणु ऑक्सी तथा अन्य अनऑक्सी होते हैं। जो बैक्टीरिया होता है या जो जीवाणु होता है वह सर्वव्यापी होता है, मतलब सभी जगह वो मिल सकता है, सभी जगह वो पाया जाता है। जैसे कि वायु, जल, मिट्टी, पौधे तथा प्राणियों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये गर्म स्थानों पे भी रह सकते हैं जो 70 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं, तथा ये ठंडे स्थानों पर होता है जो -डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये जीवित रहते हैं। कुछ इनमें के जीवाणु होते हैं जो कुछ ऑक्सी होते हैं तथा इसके अलावा अनऑक्सी होते हैं। देखते हैं जीवाणु की संरचना। जीवाणु कोशिका अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इनका अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से करने पर निम्नलिखित संरचना पाई जाती है। जो जीवाणु होता है वो अत्यंत ही सूक्ष्म होता है, ये हम सब जानते हैं कि उसको अपन ऐसे ही नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखने पर उसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। जीवाणु प्राय अत्यधिक सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय जीव हैं। जीवाणु कोशिका एवं भित्ति से घिरी रहती हैं जो उनके आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। जो जीवाणु होता है वो अत्यधिक सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म होने के साथ साथ वह एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु की जो कोशिका होती है जीवाणु की, उसके चारों ओर भित्ति से घिरी रहती है। उसके चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जो इसके आंतरिक भागों को रक्षा प्रदान करती है। यह पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स और प्रोटीन पदार्थों की बनी होती हैं। जो सेल वॉल होती है जीवाणु की या बैक्टीरिया की, वो प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति के चारों ओर एक जेलीनुमा चिपचिपा श्लेष्मिक पदार्थ स्थापित होता रहता है जिसकी कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटी तह बन जाती है। यह परत जीवाणु वृद्धि के समय खुलकर सख्त होकर एक कैप्सूल बनाती हैं। कैप्सूल बनाने वाले जीवाणु कैप्सूलेटिक कहलाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु की जो भित्ति होती है वो एक जेलीनुमा पदार्थ जिसे श्लेष्मी पदार्थ करते हैं वो स्थापित करते हैं। स्थापित करने से क्या होता है, उसकी भित्ति के चारों ओर एक मोटी तह या एक परत बन जाती है। जो जैसे ही इसमें क्या होता है, जैसे जीवाणु वृद्धि करता है तो वो फूलकर सख्त हो जाती है, मतलब कठोर हो जाती है, जिसे हम कैप्सूल बनाते, कठोर होकर एक कैप्सूल बनाती है जीवाणु के चारों ओर। जो कैप्सूल बनाने वाले जीवाणु होते हैं जिसके चारों ओर, जिसकी कोशिका भित्ति के चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है, उसे कैप्सूलेटिक कहलाते हैं। वो जीवाणु कैप्सूलेटिक जीवाणु कहलाते हैं। कैप्सूल जीवाणु की प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करता है एवं संचित
खाद्य पदार्थों का संग्रहालय के रूप में काम आता है। जैसे ही जीवाणु के ऊपर जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है कि प्रतिकूल वातावरण होता है, जब उसके अनुकूल वातावरण नहीं पाया जाता है तो उससे उसकी रक्षा होती है और अपने खाद्य पदार्थों जो अपने अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसकी वह संचय होता है। इसलिए इसे संग्रहालय जो उसका कैप्सूल होता है वो संग्रहालय खाद्य पदार्थों के संग्रहालय के रूप में भी काम आता है। आपको ये टॉपिक आज समझ में आया होगा। देखते हैं इसके आगे। देखते हैं इसके आगे काम आता है जीवाणु कोशा भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड पदार्थ होता है जिनमें एसिटिलिक ग्लूकोसेमिन और एसिटिलिक म्यूरेनिक एसिड के अणु एक दूसरे के बाद जुड़ते रहते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड होता है। जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति या कोशिका वॉल होती है उसमें म्यूकोपेप्टाइड नामक एक पदार्थ होता है, जिनमें क्या होता है कि जो एसिटिलिक ग्लूकोसिमेनिक और एसिटिलिक म्यूरेनिक नामक एसिड होते हैं जो जिनके अणु एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं। इसके बाद जीवाणु की कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है जो बाहर की ओर जीव द्रव्य कला से घिरा रहता है। यह कला लिपिड्स, लिपोप्रोटीन आदि की बनी होती है। जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति के अंदर जीव द्रव्य भरा रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, जो भरा रहता है। उसके बाहर की ओर एक जीव द्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन होती हैं जिसे वो घिरा रहता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो लिपिड्स, लिपोप्रोटीन आदि की बनी होती है। देखते हैं बैक्टीरिया की संरचना किस प्रकार से वो हमें दिखता है। ये इसकी संरचना है जो हमें रेड दिख रहा है वो न्यूक्लियस में मटेरियल है। इसकी ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें मिजोसोम भी होता है, बेसल गार है। इसमें ये है स्टोरेज मटेरियल के रूप में ये बूंद मतलब डॉट के समान होते हैं जो स्टोरेज मटेरियल्स होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, फाइबर्स और फ्लिप्स होते हैं, इसमें राइबोसोम होता है, फोटोसिंथेटिक लेमिला भी होता है, इसमें कैप्सूल भी होता है। इसकी साइज जो होती है 1 न्यूम होती है। इस प्रकार से जीवाणु की संरचना हम देख सकते हैं जो माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखती है। देखते हैं इसके आगे। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। यह 70 एंगस्ट्रेन मोटी फास्फोलिपिड की द्विस्तरीय झिल्ली है। इनमें बीच बीच में प्रोटीन धसे रहते हैं। इस झिल्ली के स्टोरल अनुपस्थित होता है। जो कोशिका भित्ति होती है इसके अंदर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। यह एक 75 एंगस्ट्रेन मोटी होती है जिसमें फास्फोलिपिड 2 स्तरीय होता है। फास्फोलिपिड्स की द्विस्तरीय झिल्ली होती है। इसके बीच बीच में प्रोटीन भी पाए जाते हैं तथा इसमें स्टेरोल अनुपस्थित होता है। जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका झिल्ली में स्टेरोल अनुपस्थित होता है। देखते हैं कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य समावेशी पदार्थ। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कौन कौन से समावेशी पदार्थ पाए जाते हैं, क्या कैसे होते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल, जल आदि का एक जटिल मिश्रण होता है। जो जीवाणु का कोशिका द्रव्य होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल, जल सबको मिलकर एक जटिल मिश्रण होता है। कोशिका द्रव्य का केंद्रक वाला भाग कुछ ज्यादा गाढ़ा एवं रंगीन होता है। जो जीवाणु का जो कोशिका द्रव्य का जो केंद्रीय वाला भाग होता है जो बीच में होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा होता है, मोटा होता है, उसका जो रंगहीन होता है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, उसे केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं। जीवाणु कोशिका के केंद्रक का अभाव होता है। इसमें क्या होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, पर जिस जगह होता है अभाव होता है उसका लगता है कि ये सेंटर है इसका, उसमें उसका जो कोशिका द्रव्य होता है थोड़ा गाढ़ा और रंगहीन होता है। परंतु कोशिका में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ केंद्रीय क्षेत्र में इकट्ठे रहते हैं। इस स्थिति को न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो जीवाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसके सेंटर या न्यूक्लियोइड होता है वहाँ इकट्ठे हो जाता है, वहाँ रहता है, उसे ही हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। कोशिका में झिल्ली नुमा कोशिकांग
कोशिका में झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में क्रोमेटोफोर होते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स होते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये राइबोसोम 70S टाइप होते हैं। कोशिका झिल्ली कुछ जगह पर अंतर्वलित होकर म्यूजोसोम बनाती हैं। ये उच्च श्वसनीय क्रिया के केंद्र होते हैं। यह कोशिका के द्विभाजन के समय सेप्टम बनाने में ये सहयोग करते हैं। जो कोशिका होती है उसमें झिल्लीनुमा कोशिकांग नहीं पाया जाता, क्योंकि सेपरेट कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, वो बिना झिल्ली के ही कोशिका द्रव्य में फैले। इसमें जीवाणुओं में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, परंतु जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। इसमें जो राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम होता है जहाँ प्रोटीन संश्लेषण होता है प्रोटीन संश्लेषण होता है, वहीं पे इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप के होते हैं। कोशिका झिल्ली के कुछ जगह अंतर्वलित होकर जाते हैं। जो जीवाणु की जो कोशिका होती है वो कहीं कहीं से अंतर्वलित हो जाती है, उंगली नुमा संरचना बनाने लगती है, जिसे हम म्यूजोसोम कहते हैं। जो म्यूजोसोम बनता है वो उच्च श्वसनीय क्रिया केंद्रक होता है, उसमें उच्च या अधिक संख्या में श्वसनीय क्रिया होती है। यह कोशिका द्विभाजन के समय, जब इनमें विभाजन होता है उस समय सेप्टम बनाने में सहयोग करते हैं। देखते हैं इसका अनुवांशिक पदार्थ। जीवाणुओं में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका में न्यूक्लियोटाइड में DNA के रूप में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। जो जीवाणु होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड होता है, उसमें DNA के रूप में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ये अनुवांशिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं वो दो प्रकार के किस प्रकार के होते हैं। मुख्य जीवाणु क्रोमोटोम। जो मुख्य जीवाणुवीय क्रोमोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं देखते हैं। यह मुख्य एवं अनिवार्य अनुवांशिक पदार्थ हैं जिनमें पूरी कोशिका के लिए उत्तरदायी अनुवांशिक कोड होते हैं। जो मुख्य जीवाणुवीय क्रोमोसोम होते हैं वो जीवाणु के लिए अनिवार्य होते हैं, जरूरी होते हैं। उसमें पूरी प्रकार की कोशिका होते हैं, सभी प्रकार की कोशिका होते हैं, उसमें उत्तरदायी अनुवांशिक कोड होते हैं कि उसमें क्या करना है, कैसे बनना है, वो सब सूचना उनमें होती है। दूसरा होता है इसमें प्लाज्मिड। ये द्विधागी तथा छोटे बंद DNA के अणु हैं जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मिड होते हैं ना, उसमें DNA अणु होते हैं, पर वो क्या होते हैं, द्विधागी छोटे और बंद रूप में होते हैं, उसे हम अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ भी कहते हैं। अगला है जीवाणुओं में पोषण की विधियों अथवा पोषण के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। इसमें क्या है कि जीवाणु के जो पोषण होता है, किस प्रकार से वो पोषण करता है, इसके आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया। जीवाणु में पोषण विविध प्रकार से होता है। पोषण का उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण अणुओं एवं ऊर्जा का निर्माण है। पोषण के आधार पर जीवाणु को दो भागों में बांटा गया। इसमें क्या होता है, जीवाणु अपने पोषण अलग अलग विधियों से लेते हैं, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट है स्वपोषी। स्वपोषी में क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखते हैं, ये अपने भोजन एवं उपापचय क्रियाओं के लिए ऊर्जा का निर्माण स्वयं करते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। स्वपोषी जीवाणु में क्या होता है, अपना भोजन भी पेड़ों की तरह अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, और उपापचय जो भी क्रियाएं होती हैं वो खुद करते हैं। इसके लिए वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते। इसमें पौधे की तरह ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषी, दूसरा है रासायनिक संश्लेषी। देखते हैं प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी में जीवाणु किस प्रकार के होते हैं और अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं। कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल के सदृश रंग द्रव्य होता है, जिसे बैंगनी रंग के जीवाणु में बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है। इसमें क्या होता है कि जीवाणुओं में क्लोरोफिल के समान सदृश रंग द्रव्य होता है, जिसे क्रोमेटोफोर होते हैं, जो बिखरे रहते हैं। जिसे बैंगनी रंग के जीवाणु देखते हैं ना अपन, उसमें बैक्टीरियो परप्यूरिन नामक का रंग द्रव्य पाया जाता है। इसी प्रकार तथा लाल रंग के जीवाणुओं में इसी प्रकार के जो लाल रंग के जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जिसमें यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि क्रेमेटियम बैक्टीरिया। इसी प्रकार हरे जीवाणु में क्लोरोबियम क्लोरोफिल होने से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम।
जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल के सदृश रंग द्रव्य होता है। जैसे बैंगनी प्रकार के अपने देखा है, जो बैंगनी प्रकार के जीवाणु होते हैं उसमें बैक्टीरियो परफ्यूरिन होता है। उसी प्रकार के जो लाल रंग के जीवाणु होते हैं उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसमें और उदाहरण जैसे क्रोमेटियम जिसमें बैक्टीरिया है। इसी प्रकार हरे जीवाणु में क्लोरोबियम या क्लोरोफिल होने से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे क्लोरोबियम और क्लोरोबैक्टीरियम। देखते हैं इसमें किस प्रकार से वो अपने ऊर्जा का संचय कर, जैसे कि 2H2S से 2H2S प्लस CO2 जो सनलाइट की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CH2O तथा 2H2O जल का निर्माण कर। इसमें अगर क्या होता है, क्रोमोसियम एक बैंगनियम सल्फर बैक्टीरिया है। जो क्रोमोसियम होता है ना, वह एक बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया होता है जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल A एवं B होते हैं, जो कि मुक्त हुए सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलते हैं। जो क्रोमोसियम होता है ना, वो बैंगनी रंग का सल्फर बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, सल्फर को लाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, जो मुक्त सल्फर होती है ना, उसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवा के सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलता है। इस प्रकार से भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा होता है रासायनिक जीवाणु या रासायनिक संश्लेषण जीवाणु। कीमो ऑटोट्रोफिक या कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया वे जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा मुक्त करते हैं तथा मुक्त ऊर्जा से भोजन का निर्माण करते हैं, रसायन संश्लेषित जीवाणु कहलाते हैं। निम्नलिखित जीवाणु रसायन संश्लेषण जीवाणु, इसमें क्या होता है, जो जीवाणु होता है वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको ऑक्सीकरण करते हैं जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा से अपना भोजन निर्माण करते हैं, इसे रसायन संश्लेषित जीवाणु करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं जो रासायनिक क्रिया से अपने ऊर्जा को या अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रिकारक जीवाणु, इसमें जैसे कि अपन देखते हैं ना, जो देखते हैं इसके ऊपर जो नाइट्रिकारक जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं। ये जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं। नाइट्रोसोमनास एवं नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु है नाइट्रोबैक्टीरिया। जो नाइट्रिकारक जीवाणु होता है इसमें क्या होता है, जो अमोनिया होता है ना, उससे ये नाइट्राइट में बदल देते हैं। जैसे नाइट्राइट में बदलते हैं इनको, जैसे नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रस को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु, जो नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले जीवाणु होते हैं, उसे नाइट्रोबैक्टीरिया करते हैं। देखते हैं इसका आगे का किस प्रकार से ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। NH2 प्लस हाफ O2 H2 तथा NO2 H एनर्जी, क्या करते हैं, जो अमोनिया होता है वो हाफ H2O की उपस्थिति में जल और नाइट्रेट में बदलते हैं। उसके बाद जो नाइट्रेट होता है उससे वापस हाफ O2 की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलते हैं। इस प्रकार से अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अमोनिया का ऑक्सीकरण करके। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं, जो नाइट्रेट बैक्टीरिया होता है वो अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्रेट में बदलते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन जीवाणु। ये जीवाणु आणविक हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकृत करने वाले जीवाणु हैं, जैसे बेसिलस पेंटोट्रोपस। इसमें क्या होता है, जो जीवाणु होता है ना, वो आणविक हाइड्रोजन को पानी में ऑक्सीकृत करता है, जिसे हम वेलिस या पेंटोट्रोपस कहते हैं। जैसे H2 हाफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में H2O या एनर्जी, जो आणविक हाइड्रोजन होता है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल में बदलता है। मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करके उसे जल में ये बदल देता है। इस प्रकार से अपनी भोजन प्राप्त करता है, इस प्रकार से अपनी एनर्जी लेता है। दूसरा है आयरन जीवाणु। ये जीवाणु लौह यौगिक की प्रचुरता वाले पानी में मिलते हैं। ये फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदल देते हैं, जैसे कि लेप्टोथिक आर्की। ये जीवाणु जो लेप्टोथिक आर्की होते हैं, आयरन जीवाणु होते हैं, जो लौह यौगिक जहाँ सबसे ज्यादा आयरन की उपस्थिति होती है वहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जब उस पानी में मिलते हैं, जिससे क्या करते हैं, जो फेरस यौगिक होता है उसको ऑक्सीकृत करके यह फेरिक यौगिक में बदल देता है। देखते हैं किस प्रकार से ये बदलता है। इसे हम रिएक्शन के आधार पर या समीकरण के आधार पर समझते हैं। 2Fe OH2 प्लस H2O प्लस O इसे बनाता है फेरिक
तो 2FeOH3 प्लस एनर्जी। इस प्रकार से यह फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदलता है, जिसमें ये पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करता है। अगला है सल्फर जीवाणु। ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड को जल व गंधक में फिर से गंधक अम्ल में बदल देते हैं। जो सल्फर जीवाणु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सल्फर जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है उसको जल व गंधक से फिर से गंधक अम्ल में बदल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देते हैं। इसे हम रिएक्शन के आधार पर देख सकते हैं। H2S प्लस हाफ O2 H2O प्लस S एनर्जी, इससे क्या होता है, जल भी बना देता है और सल्फर को मुक्त करता है पहले तो। फिर उसके बाद क्या करता है, जैसे 2 सल्फर के 2 अणु होते हैं 8 H2O तथा 3 CO2 को 2 H2SO4 में C2OH और 3 H2O बनता है। इसमें क्या आता है, जैसे सल्फर मुक्त होता है, इसमें सल्फर के 2 अणु, जल के 8 अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार से ये जो सल्फर होते हैं इस प्रकार से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से रासायनिक क्रिया करते हैं। दूसरा है परपोषी हेट्रोट्रोफिक जीवाणु। इसमें क्या होता है, जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं होता है वे परपोषी होते हैं और दूसरे पौधों पर या जंतुओं से भोजन लेते हैं। परपोषी जीवाणु को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। जो परपोषी जीवाणु होते हैं वो उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो खुद का भोजन नहीं बना सकता, अपने भोजन वो एनर्जी के लिए दूसरी चीजों पे निर्भर होता है, जैसे कि हो गया भोजन सबके लिए वो होते हैं, इसे परपोषी कहते हैं। इसे हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है परजीवी या पैरासाइट्स। परजीवी ये जीवाणु जो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते हैं तथा ये दूसरे जीवों के शरीर में निवास करते हैं तथा उनकी कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करते हैं। ये जीव जिनसे ये जीवाणु भोजन लेते हैं पोषी कहलाते हैं। परजीवी पोषी जीवों में बीमारी पैदा करते हैं। उदाहरण नींबू में साइट्रिक केकर बीमारी, मनुष्यों में निमोनिया, टाइफाइड, विष, ज्वर आदि रोग जीवाणु से होते हैं। इसमें क्या होता है, जो परजीवी बैक्टीरिया होता है ना, वो अपने भोजन के लिए इसमें क्या होता है, जो परजीवी होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं। जिन जीवों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम पोषी कहते हैं, वो जीव पोषी कहलाता है। अब जो परजीवी होते हैं जो पोषी जीवों होते हैं जिससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर पौधों में ये परजीवी है तो हम देख सकते हैं कि नींबू में अगर परजीवी है तो नींबू में साइट्रिक कैंकर बीमारी करता है, और मनुष्यों में है तो निमोनिया, टाइफाइड, विष, ज्वर आदि रोग जीवाणुओं के रूप में करते हैं। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को कंटिन्यू कल के लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और आगे इसी चैनल पर बने रहें। आपको इसके अच्छे और लेक्चर मिलते रहेंगे। इसका हम आगे का जो लेक्चर है या आगे के जो टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू इसी लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।